Hello friends, I'm Navkiran and I welcome you all to my channel Navkiran's Nursing Classes. Friends, today I have come up with a very useful and important video for Punjab candidates. As you know कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने अपनी रिक्रूटमेंट की अनाउंसमेंट करी है एंड देयर आर टोटल 598 वैकेंसीज for the year 2020 and these are regular vacancies. So these vacancies are very important for Punjab candidates and for this reason today I have come up with the practice questions and this will be the part 1 of this video. Actually इन questions को करने के बाद आपको कुछ confident जो है वो feel होगा अपने entrance exam में जाने से पहले and you will also be able to see कि आप कितने prepared हो and you will also get an idea कि कैसे questions आपसे इस एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट टुडेस वीडियो. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें. सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन. द टोटल ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज ऑप्शन ए 9 months, B 37 weeks, C 280 days and D 42 weeks. See this is a trick question. 9 months, 37 weeks and 280 days ये तीनों ठीक हैं लेकिन सबसे एक्यूरेट क्या है? So that is C 280 days because days are always accurate. The next question is the enzyme which is helpful in the entry of sperm into the ovum is option A hyaluronidase, option B secretin, C cholecystokinin and D renin. So let's see what's the correct option. It's A. Okay, so this is the enzyme which is present in the head of the sperm. तो बेसिकली ये ओवम की लेयर को डिसॉल्व करता है. इट विल हेल्प इन द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पियर शेप्ड और वाटर बॉटल शेप्ड हर्ट इज सीन इन ऑप्शन ए टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, बी वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, सी पेरिकार्डियल इफ्यूजन या डी डेक्स्ट्रोकार्डिया. सो लेट्स सी विच इज द करेक्ट ऑप्शन. सो दैट्स सी pericardial effusion. Question number 4. Most important step to prepare patient for paracentesis is option A check vital signs, B preparing the puncture site, C wait the client or D ask the patient to empty the bladder. तो यहाँ पे एक्चुअली आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पैरासेंटिसिस के लिए प्रिक कहाँ पे लगता है. तो पैरासेंटिसिस के लिए जो हम यूजुअली प्रिक लगाते हैं दैट इज बिटवीन द अम्ब्लाइकस एंड सिम्प्लिसिस प्यूबिस. तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है टू आस्क द पेशेंट टू एम्प्टी द ब्लैडर, अदरवाइज यू कैन प्रिक द ब्लैडर. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बर्थ वेट ऑफ द बेबी ट्रिपल्स एट. तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बारी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के एग्जाम्स में देखे गए हैं क्योंकि पीडियाट्रिक माइलस्टोन फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा डालते हैं पीडियाट्रिक माइलस्टोन्स. तो आपको ये अच्छे से पढ़ के जाना है. तो इसका आंसर लेट्स सी इट कुड बी 9, 12, 15 और 18 months. लेट्स सी व्हाट्स द आंसर. सो द आंसर इज बी दैट इज 12 months. क्वेश्चन नंबर 6. विच टीथ फर्स्ट इरप्ट इन अ बेबी? सो ऑप्शन ए लोअर सेंट्रल इंसीजर्स, बी लोअर लेटरल इंसीजर्स, सी अपर सेंट्रल इंसीजर्स या डी अपर लेटरल इंसीजर्स. So let's see what could be the answer. So that's A lower central incisors. ये क्वेश्चन भी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के पिछले एंट्रेंस एग्जाम्स में आ चुका है. The next question is blue blotter is seen in option A COPD, B emphysema, C ARDS या D SARS. So let's see what's the option. It's A COPD. That is chronic obstructive pulmonary disease. The next question is at which age a baby can sit without support? Option A 6 months, B 8 months, C 10 months या D 12 months. So let's see. It's B 8 months. Next question is question number 9. The most heat sensitive vaccine is या कभी आपको एग्जामिनर ये भी बोल सकता है कि most thermolabile vaccine is. तो थर्मोलेबाइल और हीट सेंसिटिव एक ही चीज होती है. तो ऑप्शंस है हमारे पास ओपीवी, बीसीजी, टीटी, डीपीटी. सो लेट्स सी व्हाट कुड बी द आंसर एंड दैट्स ए ओपीवी क्योंकि ओपीवी को आपको जो फ्रीजर पार्ट होता है आइसलैंड रेफ्रिजरेटर का उसमें स्टोर करके रखना होता है. दैट्स एट -20 डिग्री सेल्सियस.
The next question is 10th. Which of the following immunoglobulin is vertically transmitted? Now यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि what is vertical transmission. Actually जो मदर टू बेबी कोई भी डिसीज या इम्यूनोग्लोबुलिन्स कुछ भी मदर टू बेबी ट्रांसमिट होता है उसको हम बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन. ओके, बिकॉज समथिंग इज गोइंग फ्रॉम मदर टू द बेबी. तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं IgA, IgG, IgM, IgE. सो लेट अस सी कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेसेंटा को क्रॉस एक्चुअली कर सकता है. तो दैट इज IgG ऑफ कोर्स बिकॉज it is the smallest immunoglobulin among all the given options. Question number 11. The vaccine not to be given in pregnancy is option A MMR, B rabies, C hepatitis B and D diphtheria. तो इसका आंसर देखें फ्रेंड्स, इसका आंसर है A MMR बिकॉज MMR जो है इट इज़ अ लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन और कोई भी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन हम प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं बिकॉज इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा. वैसे भी इसमें रूबेला आपको फैक्टर एक मतलब इसका पार्ट दिखेगा तो रूबेला की भी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है और इसको तो हम वैसे भी प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हैं. और अगर कोई लेडी मतलब कोई वुमेन है उसने रूबेला की वैक्सीनेशन करवाई है तो उसको हम ये सजेस्ट करते हैं कि आने वाले 3 महीने तक उसने प्रेगनेंसी करनी भी नहीं है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. दैट्स एग इज डेफिशिएंट इन विच न्यूट्रिएंट. कौन सा न्यूट्रिएंट है जो एग में नहीं होता? तो ऑप्शन है A प्रोटीन्स, देन B फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड मिनरल्स. सो लेट्स सी क्या नहीं होता है एग में. तो एग में कार्बोहाइड्रेट्स 0 होते हैं. इसके अलावा एग में विटामिन C भी नहीं होता है. तो बाकी के जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे ही एग में पाए जाते हैं एक्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन C. The next question is food fortification means A adding bad things to the food, B adding nutrients to the food, C assessing the nutritive value of the food या D grading system used in the classification of food. तो इसका आंसर है B adding nutrients to the food. तो food fortification का मतलब होता है जब हम न्यूट्रिएंट्स ऐड करके जो फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको इंक्रीज करते हैं. फॉर एग्जांपल आयोडाइज्ड सॉल्ट या एडिंग फॉलिक एसिड टू द फ्लोर. क्वेश्चन नंबर 14. डिसइंफेक्टेंट यूज फॉर ब्लड स्पिल्सेस. तो जैसे ब्लड स्पिलेज हो जाती है फ्लोर्स पे आपके क्लिनिकल एरिया में तो उसमें हम कौन सा सॉल्यूशन इसको डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज करेंगे? ऑप्शन ए फिनोल, ऑप्शन बी ग्लूटाराल्डिहाइड, ऑप्शन सी इथेनॉल या ऑप्शन डी सोडियम हाइपोक्लोराइड. तो यहाँ पे आप यूज करेंगे डी सोडियम हाइपोक्लोराइड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. Zero dose of polio is given at before giving DPT, at birth, when the child is having diarrhea, when the child is having polio. So this question is very simple. I think everybody knows the answer. So that's B, at birth. The next question is question number 16. Pasteurization is which type of disinfection? Pre-current, concurrent, pre-concurrent या terminal? So let's see the answer. That's pre-current. Actually disinfection is of 3 types: pre-current, concurrent and terminal. तो जो disinfection हम कोई भी डिसीज एजेंट इंट्रोड्यूस होने से पहले करते हैं या डिसीज किसी भी इन्फेक्शन को कॉज करने से पहले करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज प्री करंट डिसइंफेक्शन. तो पैस्चराइजेशन जो है वो हम मिल्क के कंटेमिनेट होने से पहले या डिसीज कॉज करने से पहले करते हैं. तो कंटेमिनेटेड तो होता ही है तो इसीलिए हम जो है पैस्चराइजेशन करते हैं और फर्दर कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए भी करते हैं. द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. द फॉलोइंग वैक्सीनेशन इफ कंटेमिनेटेड कैन कॉज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी कि TSS. कौन सी वैक्सीनेशन है जो TSS कर सकती है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है DPT, B हेपेटाइटिस B, C टाइफोरल और D मीजल्स वैक्सीन. तो इसका आंसर वेरी ऑब्वियसली D है, मीजल्स वैक्सीन. अब फ्रेंड्स आपको मैं बता देती हूँ मीजल्स वैक्सीन को जब हम एक बार रिकॉन्स्टिट्यूट कर लेते हैं यानी कि इसको हम जब एक बार डिजोल्व कर लेते हैं तो विद इन 1 to 2 आवर इसको हमने लगाना होता है. इसका रीज़न ये होता है कि इट डज नॉट हैव एनी प्रिजर्वेटिव. तो एक बार इसकी वायल जब आप ओपन कर लेते हो तो इसकी वैक्सीनेशन जो है आपको लगानी ही पड़ती है विद इन 1 or 2 आवर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th.
Asha covers the population of 1 lakh, 1,000, 10,000, 5,000. So the answer is B, 1,000. Next question, question number 19. The risk of damage to the fetal by maternal rubella is maximum if mother gets infected by option A 6 to 12 weeks of pregnancy, B 20 to 24 weeks of pregnancy, C 21 to 25 weeks of pregnancy या D 32 to 36 weeks of pregnancy. तो देखिए इसका आंसर है A 6 to 12 weeks of pregnancy. जब रूबेला फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है तो ये CCD एक टर्म होती है जो हम यूज करते हैं, कैटरैक्ट, कार्डियक डिफेक्ट एंड डेफनेस. ये तीन चीजें होती हैं जो अगर रूबेला फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो जाता है तो हो सकती है. बेसिकली फीटल मालफॉर्मेशंस, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऑर्गेनोजेनेसिस होती है और ये जो रूबेला का ऑर्गेनिज्म है, इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड कैन डैमेज द फीटस. इवन अबॉर्शन कैन occur. The next question is question number 20. AFP surveillance is mainly conducted for option A GB syndrome, that is Guillain-Barré syndrome, then B neuritis, C transverse myelitis या D polio. तो ये AFP मतलब acute flaccid paralysis surveillance है. ये सबसे इम्पॉर्टेंटली किस डिजीज के लिए होता है? तो दैट इज पोलियो. और ये ज़्यादातर हम करते हैं एडोलेसेंट जो हमारे होते हैं उनमें. तो ये AFP सर्विलेंस की सबसे इम्पॉर्टेंट एटियोलॉजी पोलियो ही है. Next is question number 21. The most common salivary gland infected in mumps is. तो ऑप्शन ए है sublingual gland, B is parotid gland, C is submandibular या D seromucous gland. So let's see the answer. Obviously parotid gland. Otherwise दूसरी glands में भी नॉन सुपरेटिव इनलार्जमेंट हो सकती है, लेकिन पैरोटिड ग्लैंड्स जो हैं वो मोस्ट कॉमनली से अफेक्टेड होती हैं. और आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको बता देती हूँ, मम्स की कॉम्प्लिकेशन होती है ऑर्काइटिस. The next question is question number 22. The nurse caring for a postpartum client should suspect that the client is experiencing endometritis if which thing is noted. So option A is breast engorgement, B is elevated WBC count, C is lochia rubra on the second day postpartum, D is fever over 38 degrees Celsius, that is 100.4 degree Fahrenheit beginning 2 days of postpartum. So देखिए आफ्टर डिलीवरी थोड़ा सा फीवर जो है वो मदर में होता है, लेकिन अगर उस नॉर्मल वैल्यू से ऊपर होता है तो आप सोच सकते हैं कि एंडोमेट्राइटिस जो है वो मदर को हो चुका है. सो लेट अस सी कितना क्या इनमें से साइन और सिम्टम ऐसा होता है जिसको देख के आपको पता लगेगा कि एंडोमेट्राइटिस हो चुका है. सो दैट्स डी, फीवर ओवर 38 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 38 डिग्री सेल्सियस तक जो फीवर होता है वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है. अगर इससे ज्यादा होता है तो दैट इंडिकेट्स इन्फेक्शन. The next question is question number 23. Which of the following is called as Hansen's disease? TB, plague, leprosy या tetanus? So the answer is C, leprosy. Question number 24. Copper T is ideally inserted at A, just before menstruation, B on 26th day, C just after menstruation, D on the 14th day. तो यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर क्या है. इट्स सी, जस्ट आफ्टर मेंस्ट्रुएशन. सी, आफ्टर मेंस्ट्रुएशन एक तो सर्विक्स जो है वो ओपन है तो आपको कॉपर टी इंसर्ट करना इजी है. मेंस्ट्रुएशन के बाद कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि प्रेगनेंसी होगी, तो ये भी हमें कंफर्म हो गया कि देयर इज नो प्रेगनेंसी बिकॉज प्रेगनेंसी इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन टू आईयूडी इंसर्शन. एंड तीसरी बात ये है कि मेंस्ट्रुएशन के बाद जो यूट्रस होता है वो रिलैक्स होता है, तो ऐसा नहीं है कि क्रैम्प्स होंगे या इसकी एक्सपल्शन के कोई चांसेस रहेंगे. तो जस्ट आफ्टर मेंस्ट्रुएशन इज द आइडियल टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ IUCD इज A ब्लीडिंग, B पेन, C pelvic inflammatory disease या D abortion. So let's see. It's A bleeding. एक्चुअली ब्लीडिंग इसकी सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है और सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन जिसकी वजह से लोग इसको निकलवा देते हैं IUCD को, तो दैट इज पेन. नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 26. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द रिस्क फैक्टर ऑफ प्रेशर अल्सर्स एक्सेप्ट. तो इनमें से सारे के सारे रिस्क फैक्टर हैं, सिर्फ एक नहीं है. तो ऑप्शन ए है फ्रिक्शन, बी इज इमोबिलिटी, सी इज इनकंटिनेंस and D is certain medications. So the answer is D, certain medication, क्योंकि फ्रिक्शन
इमोबिलिटी और इनकॉन्टिनेंस, ये तीनों चीजें ही लीड करती हैं प्रेशर अल्सर्स को, एक्सेप्ट मेडिकेशंस। Question number 27. After liver biopsy, the nurse should assist the client to lie down in which position? See, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सारे ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे पास ऑप्शन ए है लेफ्ट लेटरल, बी है राइट लेटरल, सी इज सुपाइन एंड डी इज सेमी फॉलोअर। सो लेट्स सी, द आंसर इज बी राइट लेटरल, क्योंकि हमारा लिवर राइट साइड पे सिचुएटेड होता है। तो जैसे ही आप अपने पेशेंट का ये लिवर बायोप्सी करके हटते हो तो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन जो हो सकता है इमीडिएटली दैट्स हैमरेज। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को एक सैंड बैग रखने के लिए बोलते हैं अपने जहाँ पे प्रिक हुआ होता है राइट साइड पे, और पेशेंट ने उस सैंड बैग पे प्रेशर डाल के 2 से 3 घंटे के लिए राइट लेटरल पोजीशन में लेटना होता है आफ्टर लिवर बायोप्सी। Question number 28. Vitamin C deficiency results in option A rickets, option B scurvy, C beriberi and D megaloblastic anemia. So the answer is B scurvy. तो विटामिन सी सबसे ज्यादा आपको मिलता है इंडियन गूसबेरी यानी कि आंवला में। Next question is question number 29. The position given to the patient during lumbar puncture is option A semi-Fowler, B side laying, C fetal position या D supine. Very easy question and the answer is C fetal position. इसको हम नी चेस्ट पोजीशन भी बोलते हैं और कुछ एक एग्जाम्स में इसको मुस्लिम पोजीशन भी लिखा गया था। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30. The most important instruction the nurse will give to the client taking corticosteroids is to take the medicine empty stomach, B to increase sodium intake, C to decrease the dose in the periods of stress, D to taper the drug and not to stop abruptly. देखिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं ये हमारे वाइटल हॉर्मोन्स होते हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड उन लोगों को दिया जाता है जिनको इनकी डेफिशिएंसी होती है या इनकी एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन की वजह से हम इनको देते हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है दैट इज टू टेपर द ड्रग एंड नॉट टू स्टॉप एब्रप्टली, बिकॉज अगर आप इनको एब्रप्टली स्टॉप करोगे तो आपकी बॉडी में बहुत सीवियर चेंजेस हो सकती हैं। इवन कई बार पेशेंट की जो है तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो सकती है कि उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये जो ड्रग होती है इसको कभी भी हमने एब्रप्टली स्टॉप नहीं करना होता है, इसको टेपर करना होता है। और इसकी स्ट्रेस में तो इसकी जो डोज होती है बल्कि इंक्रीज करनी होती है ना कि डिक्रीज करनी होती है। The next question is question number 31. In NVD, PPH will occur after the loss of how much ml of blood? So option is 1000 ml, B is 700 ml, C is 500 ml या D 250 ml. So let's see what's the option. That's C 500 ml. यहाँ पे तीन प्रोविजंस होती हैं। अगर सिजेरियन सेक्शन है तो 1000 ml के बाद आप PPH बोलेंगे। अगर कोई NVD से निकला है तो 500 ml, और अगर कोई ऐसी मदर है जो कि ऑलरेडी एनीमिक है जिसका HB 10 से नीचे था या इन सीवियर केसेस आप 8 से नीचे मान लो, तो in that case 250 ml blood loss can also cause PPH. The next question is question number 32. The bronchoscopes are sterilized by using which of the following solution? Option A phenol, B hydrogen peroxide, C sodium hypochlorite या D है glutaraldehyde. तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारे सॉल्यूशंस हमारे क्लिनिकल एरिया में प्रेजेंट होते हैं। हम हर रोज ऑलमोस्ट इन सारे सॉल्यूशंस को देखते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कि जो एंडोस्कोप्स होते हैं दे आर ब्रेकेबल। उनको कभी भी हम थ्रू ऑटोक्लेविंग स्टेराइल नहीं कर सकते हैं, और एंडोस्कोप्स जो हैं कई बार हमें कुछ HIV के पेशेंट्स में, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव के पेशेंट्स में यूज करने पड़ते हैं, तो उसके बाद इनको डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो एक पोटेंट सॉल्यूशन हमें इसके लिए चाहिए होता है, दैट्स ग्लूटाराल्डिहाइड। ओके, तो ग्लूटाराल्डिहाइड जो है उसको हम साइडेक्स भी बोलते हैं। ये एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 12 आवर तक हम ये जो हमारे ब्रोंकोस्कोप्स या कोई भी एंडोस्कोप्स होते हैं उनको हम डिप करके रखते हैं। ये काफ़ी पेनिट्रेटिंग सॉल्यूशन होता है और अच्छे से हमारे एंडोस्कोप्स को डिसइंफेक्ट कर देता है, इवन स्टेरिलाइज कर देता है मस्ट से, बिकॉज दिस इज अ स्टेरिलाइजिंग सॉल्यूशन। The next is question number 34. Which of the following food is called as ideal protein? Milk, meat, egg or pulses? So ideal protein है egg, क्योंकि इसमें सारे ही essential amino acids जो हैं वो present होते हैं। और एक हमारे पास टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं NPU, net protein utilization, and it is 100 for egg.
which is maximum. Question number 35. Example of third generation IUCD, IUD, that is intrauterine device, is option A Lippis loop, B copper T 380 Ag, C LNG 20 या D Nova T. तो let's see इसका आंसर क्या है. Third generation. It's LNG 20. It's also called as Mirena. Basically, LNG stands for levonorgestrel, and it releases like 20 microgram of this hormone every day inside the uterine cavity. Actually क्या होता है कि जो first generation IUCDs होते हैं, they are only made up of plastic and they only act as a foreign body in the uterine cavity. जो second generation IUDs होते हैं, they are IUDs which have metal on it, जैसे कि copper T है. और जो थर्ड जनरेशन होते हैं ये मेडिकेटेड होते हैं, दे रिलीज हार्मोन. ऑल्दो सेकंड जनरेशन को भी हम मेडिकेटेड ही मानते हैं, क्योंकि जो कॉपर आयंस होते हैं वो एंडोमेट्रियम जनरेशन को जो है वो होने नहीं देते हैं. तो बेसिकली इस वजह से वो प्रेगनेंसी को रोकते हैं. तो एक तरह का मेडिकेशन जैसा ही इफेक्ट सेकंड जनरेशन का भी होता है. लेकिन जो थर्ड जनरेशन है उसमें हार्मोन भी रिलीज होते हैं. तो LNG-20 इज एन एग्जाम्पल. क्वेश्चन नंबर 36. Which of the following anti-TB drug is not safe in pregnancy? Isoniazid, rifampicin, streptomycin या pyrazinamide. So let's see what's the answer. So the answer is C, streptomycin. Because it can cause fetal ototoxicity, hence it is never given in pregnancy. All the other first-line drugs are safe. Question number 37. A patient's ABG report is showing the following results. pH is 7.23. PCO2 50 mm of Hg, SCO3 negative 24 milliequivalent per liter. The patient is suffering from A. respiratory acidosis, B. respiratory alkalosis, C. metabolic acidosis and D is metabolic alkalosis. इस क्वेश्चन को यहाँ पे डालने का इंटेंशन सिर्फ इतना है कि आप इस चैप्टर को छोड़ के नहीं जाएंगे जब भी आप इस एग्जाम के लिए जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में से आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. तो बेसिकली अब देखिए क्वेश्चन की तरफ pH 7.23 है, यानी कि ये एसिडोसिस की तरफ है. PCO2 50 mm of Hg है, जबकि नॉर्मल PCO2 जो है वो 35 to 45 होता है. यहाँ पे 50 चला गया. As CO2 is an acidic gas that indicate respiratory acidosis सीधा सीधा. Why? Because HCO3 negative की वैल्यू absolutely normal है, क्योंकि HCO3 negative की normal वैल्यू होती है 22 to 28 milli equivalent per liter. So let's see what's the answer. Obviously A, respiratory acidosis. The next question is question number 38. The antidote of opioid analgesic is naloxone, protamine sulfate, atropine sulfate या calcium gluconate. So the answer is A, naloxone. यहाँ पे आपकी एडिशनल नॉलेज के लिए मैं एक चीज आपको बता देती हूँ. ऑपॉइड एनाल्जेसिक्स को कभी भी हम रेस्पिरेटरी डिप्रेशन वाले पेशेंट को नहीं देते हैं. इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इफ योर पेशेंट्स रेस्पिरेटरी रेट इज लेस देन 16. एक्चुअली अगर ऑपॉइड एनाल्जेसिक्स का ओवरडोज हो जाए तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी पैरालिसिस ही होगा पेशेंट को, सॉरी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ही होगा. तो इसलिए इसका एंटीडोट नैलोक्सोन हमेशा रेडी रहना चाहिए. इन द केस ऑफ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हम पेशेंट को इमीडिएटली नैलोक्सोन दे सकते हैं. Next question is 39. GTT, that is glucose tolerance test to detect gestational diabetes, is done at option A 12 weeks of pregnancy, B 28 weeks of pregnancy, C 37 weeks of pregnancy या D as soon as the pregnancy is detected. So इसका जो correct answer है that is B 28 weeks of pregnancy. तो friends GTT जो है ये सबसे accurate test होता है pregnancy में gestational diabetes mellitus को detect करने के लिए. The next question is question number 40. Mask-like face is a characteristic feature of option A Alzheimer's disease, B schizophrenia, C Parkinson's disease या D multiple sclerosis. So the correct answer is C Parkinson's disease. To tell you friends, एक additional knowledge के लिए बता देती हूँ. Parkinson's disease का एक और characteristic feature होता है जिसको हम बोलते हैं pill rolling. और ये stooping position में चलते हैं और बहुत धीरे धीरे चलते हैं और इनकी हैंड राइटिंग प्रोग्रेसिवली छोटी होती जाती है जैसे जैसे डिसीज प्रोग्रेस होती है और एंड में इनको मेंटल डिटीरियोरेशन होता है. पार्किंसंस डिसीज डोपामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है. क्वेश्चन नंबर 41. द नर्स शुड withhold the NG feed of the patient if the residual, that is aspirate, is more than option A 500 ml, B 300 ml, C 200 ml, D 100 ml. तो इसका करेक्ट आंसर है D 100 ml. कई बुक्स में आपको 150 ml भी लिखा हुआ मिलेगा.
तो बेसिकली अगर 100 ml से ज़्यादा एस्पिरेट आ रहा है तो दैट शुड बी इन्फॉर्म टू द डॉक्टर. द एस्पिरेट शुड बी रिटर्न टू द स्टमक इफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स आर प्रेजेंट and feed is usually withheld. Question number 42. The major innervation to the diaphragm is A C2, B C3, C C4, then D C5. So let's see what's the correct answer. That's C4. तो ये phrenic nerve है जो C4 है. तो बेसिकली दिस इज अ मेजर इनर्वेशन टू द डायफ्राम. अगर इस लेवल पे इंजरी होती है तो पेशेंट को जितनी देर तक वो जिंदा रहेगा वेंटिलेटर पे ही रखना पड़ेगा क्योंकि रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाता है. द पेशेंट इज नॉट एबल टू ब्रीथ देन. Question number 43. DVT is indicated by A. Homan sign, B. Kernig sign, C. Trousseau, या D. Chvostek sign. So the correct answer is A. Homan sign obviously because Kernig sign होता है meningitis के लिए, Trousseau and Chvostek sign hypocalcemia के लिए. तो Homan sign जो है ये DVT को indicate करता है. Question number 44. According to WHO, the cutoff point for anemia in pregnant women is. ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन पे कंफ्यूज भी होते हैं. तो WHO का जो है डेक्लेरेशन के कितने कट ऑफ पे आप मानेंगे कि एनीमिया है. सो लेट अस सी. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 11 ग्राम पर डीएल. बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि 10 ग्राम पर डीएल हो सकता है, लेकिन नहीं, ये 11 ग्राम पर डीएल है. Question number 45. The first action of the nurse in the case of patient came to emergency with eviscerated wound is. अब eviscerated wound क्या होता है? एक ऐसा wound जिसमें टांके टूट गए हों. The wound is already dehiscent. dehiscence बोलते हैं जब दो wound edges separate हो जाते हैं टांकों के टूटने की वजह से. लेकिन evisceration में इससे भी ऊपर कुछ होता है. evisceration में जो internal organ है वो बाहर की तरफ protrude भी कर रहा होता है. तो बेसिकली इसमें ये एक emergency है, ये एक surgical emergency है. फिजिशियन शुड बी इमीडिएटली नोटिफाइड. लेकिन उतने टाइम में आपको क्या करना है, क्या प्रायोरिटी रहेगी? तो ए है इनकरेज कफिंग, बी कवर द वुंड विद स्टेराइल एनएस सोकेड गॉन्ज, सी इज पेन मैनेजमेंट, या डी स्टार्टिंग आईवी इन्फ्यूजन. सो लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर. दैट्स बी, कवर द वुंड विद स्टेराइल एनएस सोकेड गॉन्ज. जब तक हेल्प नहीं अराइव हो जाती तब तक आपको वुंड को कवर करके रखना है विद स्टेराइल एनएस सोकेड गॉन्ज. दिस प्रोसेस शुड बी स्ट्रिक्टली स्टेराइल and you should wear sterile gloves before putting this sterile NH gauze over the wound. and of course pain management आप कर सकते हो, लेकिन वो जब सर्जन आएगा he will inform you what to do. and encourage cuffing तो बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं है. Question number 46. Hardness of water can be removed by adding option A KMNO4, B bleaching powder, C sodium bicarbonate, या D chlorine. So let us see what is the answer. It's C sodium bicarbonate. The next question is question number 47. In patient with herpes simplex, the nurse should take which precautions? तो देखिए हम सबको पता होना चाहिए कि herpes simplex में shingles होते हैं, छाले जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें से पानी निकलता है और उस पानी में हर्पिस के ऑर्गेनिज्म होते हैं. सो लेट्स सी. ए एयरबॉर्न, बी ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, सी कॉन्टैक्ट, या डी सारी की सारी लेनी है ऑल. पर आंसर है सी कॉन्टैक्ट, क्योंकि आपको उन शिंगल्स को टच नहीं करना होता. अगर आप उन शिंगल्स को टच करके अपनी बॉडी पे टच कर लेते हो यू कैन ऑल्सो गेट हर्पिस. क्वेश्चन नंबर 48. इन अ पेशेंट विद लैक्टोज इनटॉलरेंस विच साइन इंडिकेट्स हाइपोकैल्सीमिया? A कर्निक साइन, B श्वार्ट्ज साइन, C ट्रॉजियो साइन, D होमन साइन. तो हाइपोकैल्सीमिया का अभी हम पीछे डिस्कस करके हटे हैं तो आपको पता होगा इसका आंसर ट्रॉजियो साइन. बेसिकली ट्रॉजियो साइन में क्या होता है कि कार्पल स्पाज्म होता है हाथ में. एक्चुअली जब आप बीपी लेना शुरू करते हो पेशेंट का तो उसके हाथ में बहुत बुरे वाला एक स्पाज्म पड़ता है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉजियो साइन. दिस इंडिकेट्स हाइपोकैल्सीमिया. Question number 49. The insensible water loss occur through A. GI tract, B. lungs, C. kidneys, and D. sweating. So the correct answer is B. lungs. And even through skin, insensible water loss जो है वो होता है. Basically क्या होता है कि एक ऐसा water loss जिसको actually आप देख नहीं पाते हो, that is called as insensible water loss. Question number 50th. This is today's last question. So in pre-operative period of the in pre-operative period the consent should be taken basically at which time?
before giving pre-operative medications, B after giving pre-operative medications, C in the operating room, या D after surgery। तो देखिए इसका, देखिए करेक्ट आंसर क्या है। इट्स ए, बिफोर गिविंग प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये इलीगल है कि आप आफ्टर गिविंग प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस पेशेंट का कंसेंट ले रहे हो, क्योंकि प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस में कुछ एंटी एंजाइटी ड्रग्स या सेडेटिव्स भी होते हैं, जैसे मिडाजोलम का इंजेक्शन आप देते हो पेशेंट को, तो सिडेशन में लिया गया कंसेंट हम कभी भी नहीं मानते हैं, तो इसलिए ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। मतलब ये इलीगल इशू हो जाएगा अगर आप पेशेंट को प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस दे के उसके बाद उससे कंसेंट लेते हो, क्योंकि फिर हम ये मान के चलते हैं कि पेशेंट को इन्फॉर्मेशन समझ नहीं आई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है बिफोर गिविंग प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन। ना तो हम ओटी के अंदर जाके कंसेंट लेते हैं, क्योंकि ये पहले से ही कंसेंट लेके फिर ही हम जो है वो ओटी में भेजते हैं, और आफ्टर सर्जरी तो लेना ही क्या है, तब तो सर्जरी हो जाएगी, कंसेंट सर्जरी के लिए लेना है हमने। तो ये थे आज के क्वेश्चंस फ्रेंड्स, आई होप आपको बहुत ही हेल्पफुल लगे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो ना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो भी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के एंट्रेंस में जा रहे हैं, और जल्दी ही पार्ट 2 के साथ आपको मिलूंगी। अगर आप मेरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की प्रेपरेशन के लिए, ये वाली जो रिक्रूटमेंट्स हैं, तो बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा जो कांटेक्ट नंबर है और लिंक है वो सब मिल जाएंगे, आप मुझे कांटेक्ट करें, आप मेरा बैच जो है वो ज्वाइन करें, यू आर मोस्ट वेलकम। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।